एक छोटे से गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। काव्या दिखने में बहुत ही काली थी और उसके सर पे बहुत कम बाल थे, जिस वजह से हर कोई काव्या का बहुत मजाक बनाता था। एक बार काव्या बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में देखकर दो लड़कियां आपस में कहती हैं, अरे वो देखो काली टकली चुड़ैल जा रही है। सही कह रही है, अगर कोई इसे रात के अंधेरे में देख ले तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाए। ये सब सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज की बात थी। वो कॉलेज में भी हमेशा अकेली और सहमी सहमी ही रहा करती थी। एक दिन कॉलेज में टीचर सभी बच्चों का प्रोजेक्ट देख रही थी। काव्या, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? वो मैम, मैं जल्दबाजी में प्रोजेक्ट लाना भूल गई। बहुत अच्छा बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहती तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं? तभी दूसरी लड़की कहती है, याद कैसे रहेगा मैम, बेचारी के सर पे बाल जो नहीं है, इसलिए सब कुछ इसके सर से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। काव्या की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। काव्या के जीवन में बस इतना ही दुख नहीं था, उसे तो घर में भी चैन नहीं था, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ बिमला उसे चैन से जीने नहीं देती थी। आइए महारानी आइए, आपका ही इंतजार था। कॉलेज से कलेक्ट्री करके आ गई। काली मनहूस कहीं की पूरे दिन कॉलेज का बहाना करके घर से गायब रहती है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं घर का सारा काम करके ही तो कॉलेज जाती हूँ माँ। क्या बोली? अच्छा तो तू अब मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी है। तेरी मरी हुई माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है? अपनी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने बहुत रोती है। काव्या को घर का सारा काम करना पड़ता है और जहाँ गलती से भी उससे काम में कहीं गलती हो जाती है तो उसकी सौतेली माँ बिमला उसे खूब मारती है और उसके सर के बचे हुए बालों को भी जोर से नोच लेती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए। कुछ ही तो बाल मेरे सर पे हैं, वो भी झड़ जाएंगे, छोड़ दो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। झड़ते हैं तो झड़ जाएं, मेरी बला से, मुझे उससे क्या? वैसे भी तू काली मनहूस सी है, तेरे सर पर बाल ना भी रहे तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, तेरी कौन सी बारात आने वाली है। वहीं बिमला की सगी बेटी शैली बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी होती है, इसलिए उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी खूबसूरत कोई नहीं है। शैली भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें काव्या पढ़ती थी। शैली भी अपने दोस्तों के साथ काव्या का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। तो दोस्तों, आज मेरी पागल टकली बहन वो फिर से कॉलेज जाने वाली है। आज हम उसके पीछे इस पागल कुत्ते को छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद काव्या कॉलेज आती है। वो देखती है शैली कुछ लड़कियों के साथ कुत्ता लेकर खड़ी है। क्या बात है, तुम सब मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि कब से हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। काफी दिनों से हमने तुम्हारे साथ कोई मस्ती नहीं की। क्यों दोस्तों, चलो अब शुरू हो जाओ। टोनी, चल जरा काव्या को मजा चखा करा। ये बोलकर सभी लड़कियां उस कुत्ते को काव्या के पीछे छोड़ देती हैं। कुत्ता काव्या का पीछा करने लगता है। काव्या बहुत तेज भागती है और भागते भागते जोर से गिर जाती है। तभी एक पत्थर से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं ये मरमरा तो नहीं गई? मरने दो, वैसे भी ये जीकर क्या ही कर लेगी। अब चलो यहाँ से। वहाँ खड़ी किसी भी लड़की को काव्या पर जरा भी दया नहीं आई और वे सभी अपने अपने क्लासरूम में चली गयी। तभी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखा तो जल्दी से उसे उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। काव्या को थोड़ी देर बाद होश आया। डॉक्टर ने फिर काव्या से कहा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर काव्या को झटका सा लगा और वो रोने लगी। क्या? अब क्या होगा डॉक्टर? क्या अब मैं और दिन नहीं जी पाऊंगी? बताइए ना डॉक्टर। तुम्हें जल्द ही इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें महीने के 50,000 रुपए देने होंगे। क्या? 50,000 हर महीने? मैं हर महीने इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी?
काव्या रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है। माँ, आपको पता है ना, मैं भी जल्दी ही आपके पास आने वाली हूँ। फिर हम दोनों मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। कुछ ही दिनों में काव्या पूरी तरीके से गंजी हो गई। अब वो सब लोग मिलकर उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे अब तो तू पूरी तरह से गंजी हो गई है काव्या। इसके साथ अच्छा ही हुआ है माँ, अब तो इसे देखकर लोग सच में ही इसे चुड़ैल समझेंगे। काव्या इस बार कुछ भी नहीं बोली और डरते हुए अपनी सौतेली माँ से पैसों की बात करती है। ये सुनकर बिमला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या क्या कहा? तुझे ब्रेन ट्यूमर है? कमीनी, चल जल्दी से निकल मेरे घर से। यहाँ रहेगी तो अपनी ये बीमारी मुझे भी लगाएगी। अब निकल यहाँ से, भाग जल्दी, बाहर जाकर मर, समझी? इतना बोलकर बिमला ने काव्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और रोते रोते काव्या वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। इस जालिम दुनिया से जंगल ही बेहतर है। अब मरूंगी भी तो इसी जंगल में। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी काव्या देखती है कि एक हिरन जख्मी हालत में जंगल में दर्द से करहा रहा है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा हुआ है। अरे ये क्या? ये हिरन तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है। मुझे कैसे भी करके इसकी मदद करनी ही होगी। इतना बोलकर काव्या ने उस हिरन के पैर से तीर निकाल दिया और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्मों पर लगा देती है। हिरन तुरंत ठीक होकर खड़ा हो जाता है। काव्या प्यार से हिरन के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, प्यारे हिरन, जाओ और जाकर अपनी बाकी जिंदगी खुशी से बिताओ। मैं तो बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मुझे एक जान की कीमत अच्छे से पता है। खुश रहना मेरे दोस्त। इतना बोलकर काव्या रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और हिरन गायब हो गया और उसकी जगह एक खूबसूरत परी प्रकट हो गई। अरे ये क्या? क्या ये कोई सपना है? और वो हिरन कहाँ गया? काव्या, मैं ही वो हिरन हूँ। मैं तो बस हिरन के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या समस्या है? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद काव्या ने अपने बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर परी ने कहा, काव्या, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत ही दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारी बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हाँ, अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अब से तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और काव्या के सर पर लंबे सुनहरे बाल आ जाते हैं। ये देखकर काव्या बहुत ही खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। इतना बोलकर काव्या खुशी खुशी जंगल से गांव में आ जाती है। उसे देखकर गांव के जितने भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे देखना भी नहीं चाहते थे, वो अब काव्या के सुनहरे बालों के कायल हो गए और सभी काव्या के सुनहरे बालों की तारीफ करने लगे। अरे काव्या, आखिर तुमने अपने बालों में ऐसा क्या लगाया जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और सुनहरे हो गए? प्लीज मुझे भी बताओ ना। मैं किसी ऐरे और गहरे को अपना दोस्त नहीं बनाती हूँ। इधर काव्या के लंबे सोने के बालों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और ये बात उसकी सौतेली माँ और बहन शैली को भी पता चल गई। पता नहीं इस काव्या की बच्ची को कहाँ से सोने के बाल मिल गए। अब तो जिसे देखो सब काव्या के ही गुणगान गाने लगे हैं। अब तो मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना बोलकर शैली काव्या के पास चली गई और उससे उसके सोने के बालों के बारे में पूछा और फिर काव्या ने उसे जंगल की परी के बारे में बता दिया कि ये सोने के बाल उसे जंगल की परी ने दिए हैं। ये सुनकर शैली सीधे जंगल पहुंच गई और जंगल में जंगल की परी की तलाश करने लगी। जंगल की परी, कहाँ हो आप? सामने आओ। जंगल की परी, जंगल की परी। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक जख्मी हिरन दिखा जिसके पैर पर तीर लगा हुआ था और वो हिरन दर्द से करहा रहा था। अरे ये क्या? ये हिरन तो मरने ही वाला है। एक काम करती हूँ, इसे पूरा ही मार देती हूँ और इसके सींग ले लेती हूँ। इसके सींग की मुझे मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। शैली ने जैसे ही उस हिरन को मारने की कोशिश की तो वो हिरन एक सुंदर सी परी में बदल गया और परी बोली, रुक जाओ लालची लड़की, तुम बहुत ही दुष्ट और लालची हो। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें मुझसे सोने के लंबे बाल चाहिए थे ना, परंतु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएं
और तुम एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की में बदल जाओ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई और शैली टकली और काली हो गई। ये क्या, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? ये मेरे साथ क्या हो गया? शैली रोते रोते अपने घर आ गई और उस दिन के बाद से उसने कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा और उसने अब काव्या को भी परेशान करना बंद कर दिया था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। इधर काव्या अपने सुनहरे लंबे बालों से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है और बहुत ही जल्दी वो एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। कावेरी नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम अंजलि और छोटी बेटी का नाम आराध्या था। कावेरी आराध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जिस दिन आराध्या पैदा हुई थी उसी दिन उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इस वजह से कावेरी आराध्या को मनहूस समझती थी। आराध्या जब भी कावेरी से बात करती थी तो कावेरी उसे उल्टा जवाब देकर वहां से भगा देती थी। कावेरी अपनी बड़ी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी, लेकिन छोटी बेटी को हमेशा ताने मारती रहती थी। अंजलि भी कावेरी की तरह ही हमेशा आराध्या को ताने मारती रहती थी। एक दिन अंजलि और कावेरी खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते हुए कावेरी अंजलि से कहती है, अंजलि दिन पर दिन सूखती जा रही है, बाहर का खाना खाती है, फल भी खाया कर। नहीं मम्मी, मुझे फल अच्छे नहीं लगते। दोनों माँ बेटी बातें कर रही होती हैं। तभी थोड़ी देर बाद कावेरी आराध्या को आवाज लगाती है, आराध्या हमने खाना खा लिया है, झूठे बर्तन किचन में ले जाके धो ले, प्लेट में थोड़ा सा खाना बचा है तो खा लेना। उसके बाद कावेरी और अंजलि अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। आराध्या आती है और अपने मन में सोचती है, मैं नहीं खा रही बचा खुचा, किचन में एक रोटी रखी हुई है, मैं वही खा लूंगी। उसके बाद आराध्या प्लेट में बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना कचरे के डिब्बे में फेंक देती है और खुद एक रोटी खा लेती है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चल रहा होता है, इसलिए आधा पेट खाने की वजह से आराध्या कमजोर होने लगती है, लेकिन फिर भी वो घर के सारे काम अकेले ही करती रहती थी। आराध्या कपड़े धो रही थी, तभी कावेरी आती है और बोलती है, अभी तक तेरे काम खत्म नहीं हुए, जंगल से लकड़ी लेने कौन जाएगा, जा पहले लकड़ी लेकर आ। आराध्या कपड़े धोना छोड़कर पहले जंगल से लकड़ी लेने चली जाती है। जंगल पहुंचकर आराध्या एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। माँ और दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं भी तो दीदी की तरह उनकी बेटी हूँ, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों? तभी आराध्या को एक आवाज आती है। वो आवाज एक बुढ़िया की थी। आराध्या प्यारी बच्ची, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं अपने समय की प्रसिद्ध जादूगरनी थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं जादू कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओ। मेरी माँ और बहन मुझसे सौतेला जैसा व्यवहार करती हैं। मैं उनके सारे काम करती हूँ, लेकिन वो दोनों कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। मुझे अपना बचा कुचा खाने के लिए देती हैं। मुझे भूख लग रही होती है, लेकिन वो मुझसे पहले घर का काम करवाती हैं और खुद खाती हैं। तब मेरे लिए कुछ बचता है तो खाने के लिए देती हैं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम जंगल क्या करने आई थी? मैं हर रोज जंगल में लकड़ियाँ लेने आती हूँ और चली जाती हूँ, लेकिन आज अचानक मुझे रोना आ गया, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रोने लगी। तुम्हें भूख लग रही है? हाँ अम्मा। अम्मा अपने जादू से वहाँ बहुत सारा खाना प्रकट कर देती है। आराध्या अपने सामने खाना देखती है तो खाने पर टूट पड़ती है और आराध्या जल्द ही सारा खाना खत्म कर देती है। खाना खाने के बाद आराध्या अम्मा का धन्यवाद करती है। जब भी तुम्हें भूख लगे तो एक बार मन में मुझे याद कर लेना, उसके बाद तुम्हारे सामने खाना आ जाएगा। इतना बोलकर अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। आराध्या लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक इसी तरह चलता रहता है। आराध्या को जब भी भूख लगती थी तो अम्मा को अपने मन में याद कर लेती थी और उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता था। आराध्या अब खुश खुश रहने लगी थी, इसलिए उसकी खुशी देखकर अंजलि अपने मन में सोचती है, आजकल देख रही हूँ बहुत खुश रहने लगी है ये, लेकिन ऐसा क्या हो गया? हम तो अभी भी इसके साथ वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। पहले तो सारा टाइम मुंह बना के रखती थी और अब इतना चहक रही है।
एक काम करती हूँ, इस पर नजर रखना शुरू कर देती हूँ। अंजलि आराध्या पर नजर रखना शुरू कर देती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अंजलि देखती है कि आराध्या अपने कमरे में जाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। आराध्या खाना खाने लगती है। ये देखकर अंजलि अपने मन में सोचती है, आराध्या को जादू करना आता है क्या? अच्छा, तो ऐसे ही इतना अच्छा अच्छा खाना खाती है। मैं अभी ये सारी बातें मम्मी को बताऊंगी। अभी अंजलि कावेरी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, मम्मी, आराध्या को जादू करना आता है जिससे वो अपने सामने बहुत सारा खाना ले आती है। कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई है क्या? हाँ माँ, सच्ची में मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है। तभी मैं कुछ दिनों से इस मनहूस को घर का बचा खुचा खाता नहीं देख रही। आने दे इसे, तब बताती हूँ। थोड़ी देर बाद आराध्या आ जाती है। मनहूस, कितनी देर से आराम कर रही थी? नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर रही थी, मैं तो अपने कमरे में कपड़े तह लगा रही थी। झूठ बोलने लगी है तू मेरे से। मैं अच्छे से जानती हूँ तू अपने कमरे में क्या करती है। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तो ये बता, मैं आजकल देख रही हूँ तू बचा खुचा खाना नहीं खा रही है। अगर तू घर का खाना नहीं खा रही है तो खा क्या रही है? वो माँ, कावेरी आराध्या को एक तमाचा लगा देती है। आज से तू मेरे सामने बैठकर घर का बचा खुचा खाना खाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो बहुत पिटेगी। आराध्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ना चाहते हुए भी उसे कावेरी के सामने बैठकर घर का बचा खुचा खाना खाना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसी वक्त वो अम्मा फिर से आ जाती है। बेटी, आज फिर से यहाँ बैठकर रो रही हो, क्या हुआ आराध्या? आराध्या अम्मा को सारी बात बता देती है। सारी बात सुनने के बाद अम्मा आराध्या को एक छोटा सा पौधा देती है और बोलती है, बेटी, ये लो छोटा सा पौधा, इसे अपने घर के बाहर लगा देना। कुछ दिनों तक तुम इसे पानी देते रहना। अम्मा, मेरे घर के बाहर पहले से ही बहुत सारे पौधे हैं। मैंने जैसा कहा है वैसा करो, उसके बाद देखना इसका कमाल। उसके बाद अम्मा वहाँ से चली जाती है। आराध्या घर आती है और घर के बाहर मिट्टी में पौधा लगा देती है। कुछ दिन तक आराध्या पौधे में पानी डालती रहती है और अकेले में बैठकर उससे बातें करती रहती है। एक दिन आराध्या सुबह उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। तभी उसकी नजर पेड़ पर जाती है जिसकी पत्तियां सोने और चांदी की थीं। ये देखकर आराध्या हैरान रह जाती है और ये देखकर आराध्या भागते हुए घर के बाहर आती है। यहाँ तो मैंने वही पौधा लगाया था जो अम्मा ने मुझे दिया था। लगता है इसी कमाल की बात कर रही थी वो। ये सोचकर आराध्या बहुत खुश होती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। तभी कावेरी और अंजलि की नजर भी उस पेड़ पर जाती है। मम्मी, ये देखो हमारे घर के बाहर सोने और चांदी की पत्तियों वाला पेड़। हाँ अंजलि, लगता है ये कोई चमत्कारी पेड़ है। हाँ मम्मी, मुझे भी यही लगता है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। मम्मी, अगर हम इसकी पत्तियां बाजार में बेचेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रुपए पैसे आ जाएंगे। चलो बहुत सारी पत्तियां तोड़ लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी पेड़ की पत्तियां तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों माँ बेटी पत्तियों को तोड़ने के लिए अपने हाथों को ऊपर करती हैं, लेकिन उन दोनों के हाथ पेड़ का एक पत्ता भी नहीं आता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद दोनों माँ बेटी थक जाती हैं। तभी वहाँ पर आराध्या आती है और पेड़ की पत्ती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही आराध्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पेड़ की टहनी अपने आप नीचे की ओर झुक जाती है। आराध्या एक पत्ता लेकर कावेरी को दे देती है। ये लो माँ। एक पत्ता लेकर कावेरी खुश नहीं होती है, लेकिन तभी घोड़े की दौड़ने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर कावेरी बोलती है, लगता है राजकुमार आ रहे हैं। आराध्या, घर के अंदर जा और अंजलि तू यहीं रहे। आराध्या घर के अंदर चली जाती है। राजकुमार जैसे ही वहाँ से गुजरता है तो उसकी नजर सोने और चांदी के पत्तों वाले पेड़ पर जाती है। अद्भुत पेड़ देखकर राजकुमार वहीं पर रुक जाता है। सोने और चांदी के पत्तों वाला पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा था। ये अद्भुत पेड़ किसका है? राजकुमार, ये पेड़ मेरा है। दरअसल राजकुमार, मैंने सुना था कि आप गांव की किसी साधारण लड़की से शादी करोगे। ये मेरी बेटी अंजलि। आपको मेरी बेटी कैसी लगी? मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मुझे गांव की साधारण लड़की चाहिए, लेकिन मैं खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूं। पर आपकी बेटी खूबसूरत नहीं है। वैसे मुझे आपके अद्भुत पेड़ का एक पत्ता चाहिए। नहीं राजकुमार, मैं और मेरी बेटी इस पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं।
राजकुमार वहाँ से चला जाता है। राजकुमार के जाने के बाद कावेरी अपनी बेटी से कहती है, वैसे तो सारा टाइम मेकअप करके रखती है, फिर अभी मेकअप क्यों नहीं करा था? मम्मी, मैं इतने सुबह सुबह मेकअप करने लग जाती क्या? कैसे बातें कर रही हो आप? तभी वहाँ पर आराध्या आ जाती है और कावेरी से बोलती है, माँ वो जो आए थे कौन थे? तो चुप ही रहे। सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया ना, इसलिए राजकुमार ने मेरी बेटी को पसंद नहीं किया। ये बोलकर कावेरी अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। कावेरी की ये बात सुनकर आराध्या की आंखें भर आती हैं और वो वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, मेरी बच्ची रो मत, चलो अब जल्दी से अपने आंसू पोंछो। कौन कौन है? कहीं ये आवाज पेड़ से तो नहीं आ रही है? हाँ, ये आवाज इसी पेड़ से आ रही है। बेटी, राजकुमार को मेरे पेड़ की एक पत्ती चाहिए थी, तुम पत्ती ले लो और महल जाकर राजकुमार को दे दो। उसके बाद आराध्या पेड़ से एक पत्ता ले लेती है और महल चली जाती है। आराध्या राजकुमार के कक्ष के बाहर जाती है और धीमी आवाज में बोलती है, राजकुमार बाहर आइए, मैं आपके लिए पेड़ का पत्ता लेकर आई हूँ। राजकुमार बाहर आता है। आपको पेड़ की पत्ती चाहिए थी ना? ये लीजिए, मैं आपके लिए पेड़ की पत्ती लेकर आई हूँ। राजकुमार जैसे ही आराध्या को देखता है तो उसकी नजर पेड़ की पत्ती पर जाती ही नहीं है और वो आराध्या की खूबसूरती देखता ही रहता है। राजकुमार उसी वक्त आराध्या से शादी के लिए कह देता है। ये सुनकर आराध्या रोने लगती है और अपने बारे में सारी बात राजकुमार को बता देती है। तुम रो मत, मैं तुम्हारी माँ और बहन को कारावास में डाल दूंगा। उसके 2 दिन बाद हम महल में धूमधाम से शादी कर लेंगे। नहीं राजकुमार, उन्होंने हमेशा मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया, लेकिन मैं उन्हें अपनी माँ और बहन मानती हूँ। थोड़ी देर राजकुमार और आराध्या बातें करते हैं और उसके बाद आराध्या अपने घर आ जाती है और जादुई पेड़ को सारी बात बताती है। मैं पहले ही ये जानता था, इसलिए मैंने ये पत्तियां लेकर राजकुमार के पास जाने के लिए कहा। अब तुम राजकुमार के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। इतना बोलकर सोने और चांदी के पत्तों वाला पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद राजकुमार और आराध्या की शादी हो जाती है। इस तरह आराध्या के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।